यूट्यूब चैनल जी स्टार्ट एडुकेयर में अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आज हम चलिए पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में जो नेक्स्ट सेशन है फिर हम लाए हैं, और चलिए पॉलिटी में हम नेक्स्ट सेशन जो लाए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी दस्तावेज भारत से संबंधित है, मतलब जो भारत सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है इनमें से कौन सा दस्तावेज है। तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत पत्र, जिसको हम वाइट पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट पेपर। क्योंकि जो सरकारी दस्तावेज होता है वो जो जारी किया जाता है हर देश में अपने अपने सरकार द्वारा, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे भारत में उसको वाइट पेपर बोलते हैं या श्वेत पत्र बोलते हैं। कि ये होता क्या है कि भारत में सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक जो विवरण दिया जाता है वो श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है ना? भारत सरकार द्वारा, फिर से समझ लीजिए, जो भारत सरकार है उसके द्वारा या उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी भी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक जो विवरण दिया जाता है वो श्वेत पत्र पे दिया जाता है, तो वो होता है श्वेत पत्र। तो ये भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है जिसको हम व्हाइट पेपर बोलते हैं या हिंदी में श्वेत पत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो संघीय मंत्रिमंडल था ना का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल जो एन गोपाल, इनका एक्चुअली पूरा नाम था गोपाल, ठीक है, एन गोपाल अयंगर। ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था कि 1949 में, ठीक है ना, 1949 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और अब उस जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने अनुशंसा की थी। क्या किया था कि कई जो मंत्रालय हैं, और एक्चुअली मंत्रालय नहीं था, कई जो रिसोर्सेज, जैसे आपका केंद्रीय मंत्रालय हो गया या केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, और एग्रीकल्चर ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री हो गया एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज, जितने भी थे इनको संयुक्त किए जाने के लिए इन्होंने जो है अनुशंसा किया था अपनी रिपोर्ट में 1949 में। किसको किसको किया था मैं फिर से बता दे रहा हूँ। केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर को, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज को, इन जितने भी हैं इनको संयुक्त करने के लिए जो है इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक है ना? और अनुशंसा की थी अपनी रिपोर्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए ये भी कई बार पूछता है मेल करने के लिए कि निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं है। देखिए मेल करने के लिए पूछ रहा कौन सा मेल नहीं। चलिए हम बात करते हैं जेएल नेहरू की जो शांति, मतलब कि जो इनका जो है इनका जो स्थल है, ठीक है ना, वो हम शांति वन के नाम से जानते हैं, जो इनकी समाधि स्थल है। जितने भी लोग हैं ना, ये लोग जेएल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनकी जो समाधि स्थल है उसको नाम दिया गया है। तो क्या क्या नाम दिया गया है? तो जेएल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल कहते हैं, राजीव गांधी को कर्मभूमि नहीं वीर भूमि कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? ये वीर भूमि कहते हैं। जो कर्म भूमि है ना, कर्म भूमि आपके जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे भारत के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये इनकी समाधि स्थल है कर्म भूमि। ठीक है ना? तो बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है नाम का। तो जो हमारा जो मेल करने के लिए क्वेश्चन आता है तो उसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे माइनर डिफरेंट से जो गलतियां होती हैं वही जो है नंबर कटते हैं। तो इसको फिर से देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू को शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट, इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल, राजीव गांधी को वीर भूमि, और कर्म भूमि जो होता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अक्सर लोग गलत कर देते हैं कि यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जो हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री यानी दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो उस समय ये बात है 1964 और 66 में लाल बहादुर शास्त्री ने, जब भारत पाक का युद्ध हुआ था ना 1965 में, तो उसी दौरान इन्होंने ये नारा दिया था।
ठीक है ना, जय जवान जय किसान का। कब दिया था? 1965 में जो वार हुआ था उस समय दिया था, 1964 और 1966 के में दिया था। ठीक है ना। चल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत में पहली बार, ये देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या, मैं बता दे रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय, ये कट गया है संसदीय, ठीक है ना, ये संसदीय सचिव का पद कब निर्धारित किया गया या कब बनाया गया, कहने का सेंस है कब बनाया गया, तो 1951 में बनाया गया। ठीक है ना। ये भी पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत में जो पहली बार था संसदीय सचिव का जो पद था 1951 में सृजित किया गया था। और संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है, जो सरकारी क्या है, बहुत उच्च रैंक का सरकारी पद है। और संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति होती है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। कौन करता है? पीएम करता है इनकी नियुक्ति। ठीक है ना। और संसदीय सचिव का जो प्रमुख कार्य होता है वो कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। ठीक है ना। इसलिए संसदीय सचिव का जो पद है इसीलिए निर्धारित किया गया, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इनका जो कार्य होता है वो कैबिनेट मंत्रियों का और प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। और इनका सृजन 1951 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता रहता है। ठीक है ना। कहने का सेंस है कि इनमें से कौन अधिकारी है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद धारण करता रहता है। तो ये जो है भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना। देखिए जो कैग होता है, कैग का होता है 6 वर्ष। ठीक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष का तो जब तक संसद चल रही है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि वही इसकी नियुक्ति भी करता है। ठीक है। सेवेंथ क्या है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। देखिए अब इधर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत केयरफुली आप देखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और आदमी थोड़े थोड़े में भटक जाता है। तो ये पूछ रहा भारत का, ठीक है ना, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। देखिए महा ये है, ठीक है ना, महान्यायवादी होता है। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 8th की। देखिए ये भी बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि बहुत माइनर डिफरेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? विधि परामर्शदाता तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में, बाकी कुछ नहीं, चूँकि मैं इसीलिए इसको भी पुटअप किया हूँ कि ताकि दोनों, कभी कभी इसको हिंदी में ही लिख देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है। ठीक है ना। इसको आप ध्यान से बिल्कुल देखें, इसको मतलब घबराएं नहीं। 9th की बात करते हैं। 9th क्या है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। कहने का मतलब है ये जो चारों व्यक्ति हैं इनमें से किसको भारत के किसी राज्य में या किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत के किसी भी राज्य में जाके या किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, ये उसको अधिकार मिला है। ठीक है ना। ये बिल्कुल देख लीजिएगा, भारत का यही एक व्यक्ति होता है जिसको किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई का अधिकार है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, या हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है ना। नहीं, महान्यायवादी, महाधिवक्ता तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये भारत का पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, भारत राज्य क्षेत्र में, तो महान्यायवादी होता है। ठीक है। 10th की बात करते हैं कि 10th क्या है कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है। कहने का मतलब है ये जो व्यक्ति हैं इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो सदन हमारे होते हैं ना, संसद, ठीक है ना, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद की बैठक में भाग ले सकता है। तो ये कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। ठीक है ना। कौन होता है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत का अटॉर्नी जनरल।
ठीक है ना। देखिए मैंने क्या कहा, एक ही व्यक्ति लगभग महान्यायावधि के ही बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ कौन कौन सा कार्य कर सकता है वो सारे यहाँ पे विवरण दिए गए हैं। तो इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट आप जो है इसको समझिएगा, क्योंकि यही गलतियाँ हो जाती हैं हम। तो ये अटॉर्नी जनरल ही है कि जो संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद के किसी भी सदन में बैठने का भाग ले मतलब अधिकार रखता है या भाग लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। तो ये क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त जो एक तो होता है हमारा भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके अलावा ये दूसरा व्यक्ति एक कानूनी सलाहकार होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य जो विधि अधिकारी भी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है ना। और ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है ना। ये जो कानूनी सलाहकार होते हैं, ये भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके जो दायित्व होते हैं उनमें निर्वहन में क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। कौन, कानूनी सलाहकार जो होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कानूनों विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। जो कानूनी विषय होते हैं उनमें राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ठीक है ना। तो ये कौन देता है, एडवोकेट जनरल। ठीक है ना, जिसको हम महाधिवक्ता भी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता और एडवोकेट जनरल होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को ये क्या करते हैं, ये परामर्श देते हैं हम। तो जो एडवोकेट जनरल होते हैं या महाधिवक्ता होते हैं, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ समझिए कि ये अनुच्छेद 165 2 के अनुसार ये क्या करते हैं हम, देखिए 165 1 2 3 हम तीनों बात को मतलब चर्चा करेंगे। हम 165 2 की बात कर रहे हैं। 165 और सब क्लास 2 में इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। ये बात कही गई 165 के सब क्लास 2 में। क्या कही गई है कि जो राज्यपाल होता है वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वो एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 165 1 की। इसमें क्या कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन, ये महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जैसे केंद्र में कौन होता था, केंद्र में महान्यायाधीश होता, तो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता था, तो राज्य में चूँकि राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है तो ये राज्यपाल के अनुसार चलेगा, तो राज्यपाल की इच्छा अनुसार भी ये अपना पद धारण करता रहता है तभी तक, यानी उसके प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण किया रहता है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 165 स प्लस 3 की। ठीक है ना, 165 स प्लस 3 की। इसमें क्या कहा गया है कि यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। क्या होता है, प्रथम विधिक सलाहकार। और ये बात कही गई है अनुच्छेद 165 के स प्लस 3 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि जब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो जाहिर सी बात है कौन, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना। तो ये बात कही किस में गई, ये संविधान के अनुच्छेद जो 148 का सब क्लास 1 है के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, ये तो बात की गई 148 का सब क्लास 1 में। अब अनुच्छेद 151 का सब क्लास 1 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। 151 के सब क्लास 1 के अनुसार क्या करता है, जो भारत का नियंत्रण एवं जो महालेखा परीक्षक अधिकारी होता है वो भारत सरकार को लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब दूसरी बात,
अनुच्छेद 151 का सब क्लास 2 में क्या कहा गया है कि वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति को, और अगर किसी राज्य के अगर वो लेखों का परीक्षण कर रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। यह बात कही गई 151 के सब क्लास 2 में। ठीक है। 14, ठीक है। 14 में क्या कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है? ये 6 वर्ष होता है। ठीक है ना। ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष हो, दोनों में जो पहले आ जाए। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि ये बातें क्या कही गई हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, अगर वो 55 वर्ष की आयु में है, अगर उसको जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया, तो जो 55 वर्ष है तो 6 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। तो 6 वर्ष का मतलब 6 वर्ष 55 में जोड़ लीजिए, नहीं 61 वर्ष, यानी जब व्यक्ति 61 वर्ष तक होगा तब वो इस पद से हटेगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें कहा गया कि या तो 65 वर्ष, दोनों में जो पहले आ जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र 64, मान लीजिए 60 साल है। ठीक है ना। और 60 साल की उम्र में उसको महालेखा एवं परीक्षक नियुक्त किया जाता है। तो कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का। तो 65 वर्ष में हुआ तो इस हिसाब से तो 66 वर्ष का होगा तब वो रिटायर होगा। लेकिन नहीं, उसके पहले आ जाएगा 65 वर्ष, क्योंकि उसके रिटायरमेंट की एज भी है 65 वर्ष। तो 65 वर्ष आ जाएगा तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही रहेगा, वो रिटायर हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले आ जाए यही उसका कार्यकाल होता है। ठीक है। तो ये आज का रहा हमारा जो है पॉलिटी का सेशन। फिर दोबारा भी हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा पॉलिटी का। तब तक आप इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।